वेलकम टू ऑल ऑफ यू। मैं अजय कुमार रावल आपके लिए लेकर आया हूं कक्षा 12 NCERT से संबद्ध अनुभाग 3 से चैप्टर 13 महात्मा गांधी और राष्ट्रीय आंदोलन का टेस्ट एवं अभ्यास कार्य। इसको प्रारंभ करने के पहले आप मेरे YouTube चैनल योर डेस्टिनेशन को जरूर सब्सक्राइब करें ताकि लेटेस्ट वीडियो की सूचना आपको समय पर मिल सके। वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के साथ अब तैयार होंगे आपके निबंधात्मक प्रश्न भी, सीखने का एक नया तरीका, एक नए अनुभव के साथ ही डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उपलब्ध लिंक पर जाकर स्वयं पार्टिसिपेट करें एवं स्वमूल्यांकन भी करें। यदि आपने अभी तक चैप्टर 1 से 11 तक के टेस्ट एवं अभ्यास कार्य में पार्टिसिपेट नहीं किया है तो आप मेरे YouTube चैनल पर इनका अवलोकन कर सकते हैं और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उपलब्ध लिंक पर जाकर टेस्ट में पार्टिसिपेट भी कर सकते हैं। तो शुरू करते हैं टेस्ट एवं अभ्यास कार्य अनुभाग 3 से चैप्टर 13 महात्मा गांधी और राष्ट्रीय आंदोलन। सबसे पहले आपको अपना नाम ऐड करना है, तत्पश्चात पिता का नाम ऐड करना है, संस्था का नाम और आपके मोबाइल नंबर। पहला क्वेश्चन है आपका, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? तो 1885 ईस्वी इसका राइट आंसर है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 ईस्वी में एक अंग्रेज अधिकारी A.O. ह्यूम ने की थी। ठीक है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में बहुत महत्वपूर्ण योगदान रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, गांधी जी ने भारत में सत्याग्रह का प्रथम प्रयोग कहाँ किया था? अहमदाबाद में, चंपारण में, खेड़ा में या साबरमती में? तो इसका जो राइट आंसर है, सबसे पहला आंदोलन चंपारण से शुरू किया था। जैसा कि आप फीडबैक में देख पा रहे हैं, गांधी जी ने भारत में सत्याग्रह का प्रथम प्रयोग चंपारण अर्थात बिहार, जो चंपारण कहाँ स्थित है? बिहार में स्थित है, नील की खेती करने वाले किसानों पर अत्याचार के खिलाफ 1917 ईस्वी में आंदोलन किया था। ठीक है, और यह आंदोलन कैसा था? सत्याग्रह का, है ना, बिना हिंसा के इन्होंने यह आंदोलन किया था। नेक्स्ट ऑप्शन था आपका अहमदाबाद। अहमदाबाद में 1918 ईस्वी में कपड़ा मिल मजदूरों के समर्थन में महात्मा गांधी ने अहमदाबाद सत्याग्रह शुरू किया था, है ना। ये इनके प्रारंभिक आंदोलन थे। ठीक है, खेड़ा में भी इन्होंने एक आंदोलन किया था। गुजरात के खेड़ा में किसानों की फसल नष्ट हो गई थी और सरकार लगान वसूल करने के लिए किसानों को परेशान कर रही थी, तो किसानों के समर्थन में भी खेड़ा सत्याग्रह इन्होंने प्रारंभ किया था। ये 3 आंदोलन यहाँ पर बतलाए गए हैं जो गांधी जी ने प्रारंभ में इन आंदोलन का नेतृत्व किया था और उनको सफलता भी मिली थी। नेक्स्ट है आपका, महात्मा गांधी ने किस गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था? प्रथम गोलमेज सम्मेलन, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन, उक्त दोनों में या उक्त दोनों में नहीं? तो इसका जो राइट आंसर है, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। इससे संबंधित प्रश्न एग्जाम में आता है तो आप इसको जरूर तैयार करिएगा। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन, गांधी जी द्वितीय गोलमेज सम्मेलन जो लंदन में 7 सितंबर 1931 ईस्वी से 1 दिसंबर 1931 ईस्वी तक आयोजित हुआ था, उसमें कांग्रेस के एकमात्र प्रतिनिधि के रूप में शामिल हुए थे, है ना। कांग्रेस का इन्होंने प्रतिनिधित्व किया था। प्रथम गोलमेज सम्मेलन, अब आपको यहाँ पर प्रथम गोलमेज सम्मेलन के बारे में भी जानकारी होना चाहिए। प्रथम गोलमेज सम्मेलन 12 नवंबर 1930 ईस्वी से 13 जनवरी 1931 ईस्वी तक लंदन में आयोजित किया गया था। इस गोलमेज सम्मेलन में 89 सदस्यों में से 13 ब्रिटिश राजनीतिक दलों के और 76 भारतीय सदस्य थे, जिसमें मुख्य कौन थे? तेज बहादुर, सप्रू, श्रीनिवास शास्त्री, मोहम्मद अली, आगा खां, मोहम्मद अली जिन्ना, भीमराव अंबेडकर आदि सम्मिलित हुए थे। एक और सम्मेलन हुआ था, तृतीय गोलमेज सम्मेलन, 17 नवंबर 1932 ईस्वी से 24 दिसंबर 1932 ईस्वी तक। यह भी लंदन में ही आयोजित किया गया था और कांग्रेस ने इस सम्मेलन का बहिष्कार कर दिया था। तृतीय गोलमेज सम्मेलन में कोई भी प्रतिनिधि कांग्रेस का सम्मिलित नहीं हुआ था।
तो ये तीनों आंदोलन के बारे में कहीं ना कहीं क्वेश्चन बनते हैं और आपका यहाँ पर एक यूनिवर्सल प्रश्न बन रहा है कि जो भी गोलमेज सम्मेलन हुए कहाँ आयोजित हुए थे, लंदन में। समय अलग अलग है, जरूर आप नोट करिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, गांधी जी अपना राजनीतिक गुरु किसे मानते थे? व्योमेश चंद्र बनर्जी, बाल गंगाधर तिलक, मदन मोहन मालवीय या गोपाल कृष्ण गोखले? तो राइट आंसर है गोपाल कृष्ण गोखले। गांधी जी अपना राजनीतिक गुरु गोपाल कृष्ण गोखले जी को मानते थे, जो कौन थे? उदारवादी नेता थे, है ना। प्रारंभ में जब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी तो 1885 से 1905 तक का जो काल माना जाता है यह उदारवादियों का काल माना जाता है, ठीक है। उनमें गोपाल कृष्ण गोखले, दादा भाई नौरोजी, फिरोज शाह मेहता, मदन मोहन मालवीय, सुरेंद्रनाथ बनर्जी आदि उदारवादी नेता थे। ओके। अन्य ऑप्शन था आपका बाल गंगाधर तिलक। तो बाल गंगाधर तिलक उग्र क्रांतिकारी विचारधारा के प्रबल समर्थक थे, है ना। लाल, बाल, पाल ये तीनों नेता उग्र राष्ट्रीय विचारधारा के समर्थक थे। अब आपको यहाँ पर तीनों के नाम भी पता होना चाहिए। लाल तो लाल बहादुर शास्त्री, बाल बाल गंगाधर तिलक और पाल विपिन चंद्र पाल, ये तीनों उग्र राष्ट्रीय विचारधारा के समर्थक थे। और 1905 से 1919 ईस्वी का जो समय माना जाता है वह उग्र राष्ट्रीय विचारधारा के लोगों का माना जाता है। नेक्स्ट ऑप्शन था आपका व्योमेश चंद्र बनर्जी। तो व्योमेश चंद्र बनर्जी जो थे यह भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष थे। जो इनकी मीटिंग हुई थी सबसे पहले मुंबई में गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज में पहला अधिवेशन हुआ था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का, उसके अध्यक्ष थे व्योमेश चंद्र बनर्जी। नेक्स्ट ऑप्शन था आपका मदन मोहन मालवीय। मदन मोहन मालवीय जो थे इन्होंने काशी हिंदू विश्वविद्यालय अर्थात बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना 1916 ईस्वी में बसंत पंचमी के दिन वाराणसी में की थी। मदन मोहन मालवीय को महामना की उपाधि से विभूषित किया गया था। महामना मतलब उदार दिल वाले या बहुत बड़े दिल वाले, यह उपाधि इनको प्राप्त की गई थी। इसके पहले और इसके बाद में यह उपाधि और किसी को प्राप्त नहीं की गई। अगला है आपका कांग्रेस के किस अधिवेशन में पूर्ण स्वतंत्रता की मांग की गई थी? 1929 ईस्वी का लाहौर अधिवेशन, 1942 ईस्वी का बंबई अधिवेशन, 1920 ईस्वी का नागपुर अधिवेशन या इनमें से कोई नहीं? तो राइट आंसर है 1929 ईस्वी का लाहौर अधिवेशन। 1929 ईस्वी का जो लाहौर अधिवेशन हुआ था, जो पंडित जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में हुआ था, इसमें पूर्ण स्वतंत्रता की मांग रखी गई थी। और 26 जनवरी 1930 ईस्वी को संपूर्ण देश में स्वतंत्रता दिवस मनाने की घोषणा भी की गई थी। और 26 जनवरी से 1930 ईस्वी से संपूर्ण देश में स्वतंत्रता दिवस मनाया जाने लगा। ओके। नेक्स्ट ऑप्शन था आपका 1942 ईस्वी का बंबई अधिवेशन। तो अगस्त 1942 ईस्वी को मुंबई अधिवेशन में भारत छोड़ो प्रस्ताव पारित किया गया था। इसके पहले वर्धा अधिवेशन में इसकी चर्चा हुई थी। नेक्स्ट है आपका 1920 ईस्वी का नागपुर अधिवेशन। इस अधिवेशन में असहयोग आंदोलन के कार्यक्रम पर चर्चा की गई थी। अगला क्वेश्चन है आपका भारत में साइमन कमीशन के विरोध का मुख्य कारण क्या था? भारतीयों के हितों का ध्यान नहीं रखा गया, आयोग में एक भी भारतीयों को नहीं लिया गया, आयोग में 7 ही सदस्य थे, या पूर्ण स्वराज की मांग को न माना गया। तो इसका जो राइट आंसर है लगभग 2 और 3 इसके मिलते जुलते आंसर हैं, जो कारण थे इसके, लेकिन वास्तविकता में जो सही है, जो मुख्य कारण था वो था आयोग में एक भी भारतीय को नहीं लिया गया। यह क्वेश्चन आपकी एग्जाम में कहीं ना कहीं पूछा जा सकता है। आप फीडबैक में जो दे रखा है इसको जरूर नोट करिएगा। नवंबर 1927 ईस्वी में ब्रिटिश सरकार के द्वारा सर जॉन साइमन की अध्यक्षता में भारतीयों की हितों की रक्षा के लिए कमीशन अर्थात आयोग गठित किया गया था। इस कमीशन में कितने सदस्य थे? 7 सदस्य थे। इस कमीशन के सदस्यों में एक भी भारतीय को नहीं लिया गया। भारतीयों के हितों के लिए आयोग का गठन किया गया था और भारतीय प्रतिनिधित्व उसमें एक भी नहीं था, जिसके कारण भारतीयों ने इसे अपना अपमान समझा और साइमन कमीशन का विरोध करने का निश्चय किया। साइमन कमीशन जब मुंबई आया तो उसको काले झंडे दिखाए गए। मुंबई के बाद जब दिल्ली गया तो वहां पर भी इनका विरोध प्रदर्शन भारतीयों ने किया।
तो बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, आप इसको जरूर नोट करिएगा। अब जो क्वेश्चन आपके शुरू हो रहे हैं, निर्देश दे रखे हैं आपको, एक या एक से अधिक या सभी विकल्प सही हो सकते हैं। क्वेश्चन है आपका, असहयोग आंदोलन के उत्तरदायी कारण कौन कौन से थे। या तो क्वेश्चन ऐसे आएगा, या असहयोग आंदोलन एक तरह का प्रतिरोध क्यों था, है ना, इस प्रकार भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ऑप्शन है आपके पास, प्रथम विश्व युद्ध, बिल्कुल प्रथम विश्व युद्ध जो 1914 से 1918 ईस्वी में हुआ था। इस युद्ध में भारतीयों की सहायता की जरूरत थी, तो अंग्रेजों ने या ब्रिटिश सरकार ने भारतीयों को आश्वासन दिया था कि उनको जो समस्या है उन समस्याओं का निराकरण किया जाएगा। कई सारे वादे किए थे, लेकिन प्रथम विश्व युद्ध की समाप्ति के पश्चात ब्रिटिश सरकार ने उन वादों पर कोई ध्यान नहीं दिया, तो यह भी एक कारण बना। दूसरा है 1917 ईस्वी की रूसी क्रांति। बिल्कुल 1917 ईस्वी की जो रूसी क्रांति हुई थी उससे भारतीयों ने भी प्रेरणा ली और भारतीयों में भी एक नई ऊर्जा का संचार हुआ और अंग्रेजों के खिलाफ उन्होंने आंदोलन करने का निश्चय किया, यह भी एक कारण है। 1919 ईस्वी का रोलट अधिनियम बहुत महत्वपूर्ण है, रोलट अधिनियम अलग से भी आता है। 1919 ईस्वी में सर सिडनी रोलट को भारत में जो असंतोष की ज्वाला भड़क रही थी उसको शांत करने के लिए रोलट की अध्यक्षता में एक अधिनियम पारित किया गया। तो रोलट अधिनियम में जो मुख्य था वो था, राजद्रोहात्मक गतिविधियों के संदेह में किसी भी व्यक्ति को बिना मुकदमा चलाए बंदी बनाया जाए और जमानत लेने व उसके कार्यों पर प्रतिबंध लगाया जाए। इस प्रकार की बात रोलट अधिनियम में की गई थी कि बिना मुकदमा चलाए ही उसको जेल में डाल दिया जाए, ठीक है, और जमानत पर भी रोक लगा दी जाए। इस प्रकार की बातें रोलट अधिनियम में की गई थी, यह भी एक कारण था। 13 अप्रैल 1919 ईस्वी का जलियांवाला बाग हत्याकांड बहुत महत्वपूर्ण है, यह वाला बिंदु भी आपका अलग से आ सकता है, आपको पता होना चाहिए। रोलट अधिनियम के विरुद्ध भारतीयों ने हड़ताल करने का निर्णय लिया था और उसके लिए एक सभा आयोजित की जा रही थी जलियांवाला बाग में, जो अमृतसर में स्थित था। 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को वैशाखी के दिन जलियांवाला बाग में एक सभा का आयोजन किया गया, जिसमें बिना किसी प्रकार की चेतावनी दिए सैनिकों पर अंधाधुंध गोलियां बरसाई गई, जिसमें सैकड़ों लोग मारे गए, ठीक है। आने वाला था डायर तानाशाही, माइकल ओ डायर था, ठीक है, इसका नाम भी आपको पता होना चाहिए। तो यह घटना भी असहयोग आंदोलन का एक कारण बनी। नेक्स्ट है आपका खिलाफत आंदोलन। खिलाफत आंदोलन प्रथम विश्व युद्ध के समय भारतीय मुसलमानों की स्थिति काफी विषम थी, क्योंकि एक तरफ जो तुर्की के जो सुल्तान थे, जो इनके खलीफा भी थे, वह जर्मनी के साथ थे और एक तरफ इंग्लैंड था। अब भारत के जो मुसलमान थे वो काफ़ी असमंजस की स्थिति में थे कि वह एक तरफ धार्मिक निष्ठा थी और एक तरफ राजनीतिक स्थिति थी, आखिर वह साथ दे तो किसका दे। तो अंग्रेजों ने, ब्रिटिश सरकार ने उनको भारतीय मुसलमानों को आश्वासन दिया था कि आपको किसी भी प्रकार के जो आपके सुल्तान हैं उनको ऊपर किसी प्रकार का अत्याचार नहीं किया जाएगा, लेकिन युद्ध समाप्ति के पश्चात उन पर काफ़ी अत्याचार किए गए। इसलिए भारतीय मुसलमान जो थे वो भी अंग्रेजों के खिलाफ नाराज थे, वो भी अंग्रेजों के खिलाफ हो गए और उन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ खिलाफत आंदोलन चलाया। तो यहाँ पर जो भी बिंदु बताए गए हैं वो सभी सही है, यह आप जरूर नोट करिएगा। और ये बिंदु ही अलग अलग प्रश्न बन के भी आ सकते हैं। फीडबैक में आप देख पा रहे हैं उक्त सभी बिंदु आपके सही हैं। नेक्स्ट है आपका द्वितीय गोलमेज सम्मेलन, जो 7 सितंबर से 1 दिसंबर 1931 ईस्वी में आयोजित किया गया था। उसमें जो वार्ता हुई थी वह बेनतीजा क्यों रही, या कोई नतीजा क्यों नहीं निकल पाया। तो ऑप्शन है आपके पास, इस सम्मेलन में गांधी जी ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को संपूर्ण भारत का प्रतिनिधित्व करने वाली पार्टी बताया। बिल्कुल, महात्मा गांधी ने अपने विचार रखे थे। उसमें मुस्लिम लीग भी थी, तो मुस्लिम लीग के जो प्रतिनिधि थे उन्होंने कहा, मुस्लिम लीग ने अल्पसंख्यक मुस्लिमों के हितों की बात रखी। उन्होंने कहा कि भैया भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जो है यह मुस्लिमों के हितों की रक्षा नहीं कर रही है।
इसी प्रकार देशी राज्यों के राजाओं का कहना था कि कांग्रेस उनके नियंत्रण वाले भूभाग पर प्रतिनिधित्व नहीं करती। तो इस प्रकार जो अलग अलग प्रतिनिधि थे उन्होंने अलग अलग अपने विचार रखे। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के उस दावे का खंडन किया कि वे निम्न जाति का प्रतिनिधित्व करती है। यह भी बिल्कुल राइट है। तो ये जितने भी बिंदु यहाँ बता रखे हैं, अलग अलग प्रतिनिधियों ने अपने अपने वहां पर विचार रखे और वह किसी भी निष्कर्ष पर नहीं पहुंच सके। तो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में हुई वार्ता में कोई नतीजा क्यों नहीं निकला? क्योंकि सबने अपनी अपनी बातें रखी थी, कोई एक मत नहीं हुआ था। इसलिए द्वितीय गोलमेज सम्मेलन भी लगभग असफल ही रहा था। तो यहां जो बिंदु बताए गए हैं वो सभी सही हैं। अगला क्वेश्चन है, बहुत महत्वपूर्ण है, चरखे को राष्ट्रवाद का प्रतीक क्यों चुना गया? अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। महात्मा गांधी के अनुसार चरखा गरीबों को पूरक आमदनी प्रदान करके उन्हें आर्थिक रूप से स्वावलंबी बना सकता है। बिल्कुल, बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है। चरखे को राष्ट्रवाद के प्रतीक क्यों चुना गया? क्योंकि महात्मा गांधी के अनुसार चरखा गरीबों को पूरक आमदनी प्रदान करता है। ओके, उन्हें आर्थिक रूप से स्वावलंबी भी बना सकता है। बिल्कुल राइट है। उनका मानना था कि मैं धन का केंद्रीकरण कुछ ही लोगों के हाथों में नहीं बल्कि सभी के हाथों में करना चाहता हूं। ओके, बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है, यह भी आप जरूर नोट करें। यह मशीनरी का प्रयोग सर्वाधिक गरीब लोगों के लिए उनकी अपनी झोपड़ी में करता है ना। चरखे के लिए उन्होंने कहा था यह मशीनरी का प्रयोग सर्वाधिक गरीब लोगों के लिए अपनी झोपड़ी में करता है। चरखा अपने आप में मशीनरी का एक उत्कृष्ट नमूना है। ओके, चरखा जनसाधारण से संबंधित था और आर्थिक प्रगति का प्रतीक था, इसीलिए इसे राष्ट्रवाद का प्रतीक माना जाता था। तो निश्चित यहाँ जो भी बिंदु बता रखे हैं वो सभी सही हैं और इन्हीं बिंदुओं को आप जरूर नोट करिएगा। एक और महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपका तैयार हुआ। अगला क्वेश्चन है आपका, नमक कानून स्वतंत्रता संघर्ष का महत्वपूर्ण मुद्दा क्यों बन गया था? है ना, नमक कानून स्वतंत्रता संघर्ष का महत्वपूर्ण मुद्दा क्यों बना? अथवा महात्मा गांधी द्वारा विरोध के प्रतीक के रूप में नमक का ही चयन क्यों किया गया? यह प्रश्न दो तरीके से पूछा जा सकता है। दोनों तरीके आपको यहाँ पर स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं, आप जरूर नोट करिएगा। नमक कानून ब्रिटिश सरकार का एक घृणित कानून था। इसके अंतर्गत नमक के उत्पादन और विक्रय पर राज्य का सर्वाधिकार स्थापित था। बिल्कुल, है ना, नमक कानून ब्रिटिश सरकार का एक घृणित कानून था। ठीक है, इसके अंतर्गत नमक के उत्पादन और विक्रय पर राज्य का सर्वाधिकार प्राप्त था, यह भी एक कारण था। नमक प्रत्येक परिवार के भोजन का अपरिहार्य अंग था, लेकिन भारतीय लोग अपने घरेलू उपयोग के लिए या घरेलू प्रयोग के लिए स्वयं नमक नहीं बना सकते थे। नमक बहुत ज़्यादा मात्रा में उपलब्ध था, लेकिन वह स्वयं नमक नहीं बना सकते थे। उस पर कई प्रकार के कानून थे, इस कारण वह नहीं कर पा रहे थे। नेक्स्ट है आपका, नमक कानून के कारण भारतीय लोगों को मजबूरन ऊंचे दामों पर नमक दुकानों से खरीदना पड़ता था। बिल्कुल खरीदना पड़ता था। ब्रिटिश सरकार ने नमक कानून लागू करके भारतीयों को सरलता से उपलब्ध ग्रामोद्योग से वंचित कर दिया था। जो नमक आसानी से वह प्राप्त कर सकते थे, लेकिन उस पर भी इन्होंने प्रतिबंध लगा दिया था, तो ग्राम उद्योग से वंचित कर दिया। महात्मा गांधी नमक को विरोध का प्रतीक बनाकर राष्ट्रीय आंदोलन में जनसाधारण का अधिकाधिक सहयोग प्राप्त करना चाहते थे। उनको पता था कि नमक सबके लिए जरूरी है, आम व्यक्ति से लेकर जो पैसे वाला व्यक्ति है, सबके लिए नमक बहुत जरूरी है। तो उन्होंने नमक पर ही अपनी केंद्र बिंदु बनाया और नमक को विरोध के रूप में, प्रतीक के रूप में उन्होंने चयन किया था। तो यहाँ पे जो भी बिंदु हैं आप जरूर नोट करें। सभी आपके जो भी बिंदु बताए गए हैं सभी सही हैं। अगला प्रश्न है आपका, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम जो 1947 में था कि मुख्य धाराएं कौन कौन सी थी, या शर्तें भी कह सकते हैं, धाराएं कह सकते हैं की बात है। इस अधिनियम के द्वारा 14 अगस्त की मध्य रात्रि अर्थात 15 अगस्त को भारत का विभाजन कर पाकिस्तान की स्थापना कर दी गई। बहुत महत्वपूर्ण धारा है, आप जरूर नोट करिएगा, एग्जाम में आएगी। दूसरा है, बिंदु दे रखा है आपको, सिंध उत्तर पूर्वी सीमा प्रांत, पश्चिमी पंजाब, बलूचिस्तान तथा असम का सिलहट जिला पाकिस्तान में तथा शेष भारत में रहेगा। ये जो क्षेत्र बता रखे हैं ये क्षेत्र पाकिस्तान में तथा शेष जो क्षेत्र रह गए थे वो सभी भारत में रहेंगे। भारत और पाकिस्तान दोनों अधिक राज्यों में एक एक गवर्नर जनरल होगा, जिसकी नियुक्ति उसके मंत्रिमंडल की सलाह से की जाएगी। बिल्कुल, है ना, अधिक राज्यों लिखा, वो अधिराज्यों पढ़ लीजिएगा आप, तो ये भी सही है। देशी रियासतों को स्वतंत्र घोषित कर दिया गया, उनको किसी भी अधिराज्य में सम्मिलित होने की स्वतंत्रता प्रदान
कर दी गई। तो देशी रियासतें जो अलग अलग टुकड़ों में बटी हुई थी उनको स्वतंत्र घोषित कर दिया गया। उनकी इच्छा हो तो वह भारत में सम्मिलित हो, उनकी इच्छा हो तो वह पाकिस्तान में सम्मिलित हो, और वह स्वतंत्र भी रह सकती है। इस अधिनियम के द्वारा यह व्यवस्था की गई कि ब्रिटिश सरकार दोनों अधिराज्यों की विधानसभा को सत्ता का उत्तरदायित्व सौंप देगी। बिल्कुल, यहाँ जो बिंदु बता रखे हैं ये सभी सही हैं, आप जरूर नोट करें। जैसा कि आप देख पा रहे हैं जो बिंदु हैं वो सभी सही हैं। आपका एक और महत्वपूर्ण क्वेश्चन तैयार हुआ है। अगला क्वेश्चन है आपका, महात्मा गांधी ने खुद को आम लोगों जैसा दिखाने के लिए क्या किया, है ना। आम लोगों से दिखाने के लिए उन्होंने क्या क्या कार्य किए। गांधी जी ने जन सामान्य से जुड़ने के लिए साधारण सी धोती पहनना शुरू कर दी। बिल्कुल, अपना सिर मुंडवा लिया, जो आम जनता के लिए त्याग एवं तपस्या का प्रतीक बन गया। बिल्कुल, वह अपना काम स्वयं करने लगे और लोगों को भी प्रेरणा देने लगे। वो जो भी कार्य करते थे वह लोगों से भी कहते थे कि हमें अपना काम स्वयं करना चाहिए। उन्होंने सादा जीवन उच्च विचार को अपने जीवन में अपना लिया। बिल्कुल, उन्होंने बिल्कुल सादा जीवन जीना शुरू कर दिया, और लोग और जो वो अपने भाषण में या विचार जो प्रकट करते थे तो वो स्वयं भी उसका पालन करते थे। यहाँ जो बिंदु बताए गए वो सभी सही है। अगला प्रश्न है आपका, भारत छोड़ो आंदोलन की असफलता के उत्तरदायी कारण कौन कौन से थे। अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। आंदोलन के सूत्रपात के साथ ही महात्मा गांधी और प्रमुख नेताओं की गिरफ्तारी। बिल्कुल, जब आंदोलन भारत छोड़ो आंदोलन शुरू हुआ 9 अगस्त को, उसके पहले ही महात्मा गांधी और जो प्रमुख नेता थे उनको गिरफ्तार कर लिया गया। बिल्कुल सही है, यह भी एक कारण था असफलता का। नेतृत्वहीन उत्तेजित जनता ने हिंसा का मार्ग अपना लिया। जब प्रमुख नेता ही गिरफ्तार कर लिए गए तो जो नेतृत्वहीन उत्तेजित जनता थी उन्होंने हिंसा का मार्ग अपना लिया। उन्होंने को एक ही लक्ष्य याद रहा। महात्मा गांधी ने यहाँ पर भारत छोड़ो आंदोलन के तहत एक नारा दिया था, करो या मरो, है ना। तो करो या मरो नारा याद रहा भारत की जनता को, और वह हिंसा के मार्ग पर उतर गई। तो यह भी एक असफलता का कारण बना। ब्रिटिश सरकार की त्वरित दमनात्मक कार्रवाई। जब उत्तेजित जनता हिंसा के मार्ग पर उतर गई तो ब्रिटिश सरकार ने त्वरित इस विद्रोह को दबाने के लिए दमनात्मक कार्यवाही शुरू कर दी। यह भी एक कारण था असफलता का। आंदोलन की कोई स्पष्ट रूपरेखा न तो नेताओं को ज्ञात थी न ही जनमानस को। बिल्कुल सही है, आंदोलन की कोई स्पष्ट रूपरेखा तैयार नहीं हुई और आंदोलन शुरू हो गया था और महात्मा गांधी और प्रमुख नेता गिरफ्तार हो गए थे, इसलिए जनमानस को भी पता नहीं था कि इस आंदोलन में करना क्या है। तो यह असफलता का कारण बना। तो यहाँ पर जो भी बिंदु बताए गए वो सभी सही हैं। अब हम आ गए हैं सही जोड़ी पर। एक भाग में आपको दे रखा है करो या मरो का नारा, गांधी इरविन समझौता, रोलाट अधिनियम, दांडी यात्रा या चोरी चोरा। ऊपर आपको दे रखा है असहयोग आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन, 1930 ईस्वी, 1919 ईस्वी या 1931 ईस्वी। ओके, अब हम पहला ऑप्शन देखते हैं, करो या मरो का नारा किस आंदोलन के तहत दिया गया था। अभी हमने बात करी थी भारत छोड़ो आंदोलन के तहत यह नारा दिया गया था। गांधी इरविन समझौता कब हुआ था, 1931 ईस्वी में हुआ था। रोलाट अधिनियम कब पारित हुआ था, 1919 ईस्वी में। दांडी यात्रा 1930 ईस्वी में। ओके, और चोरी चोरा जो घटना हुई थी यह असहयोग आंदोलन से संबंधित थी। आपको यहाँ पर बता दूं, चोरी चोरा जो घटना थी यह घटना 5 फरवरी 1922 ईस्वी को हुई थी, है ना। उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले में स्थित एक स्थान था चोरी चोरा, वहां पर एक घटना घटित हुई थी। वहां पर भीड़ ने पुलिस के 22 जवानों को थाने के अंदर घेर कर जिंदा जला दिया था। इस घटना से महात्मा गांधी काफी आहत हुए थे और असहयोग आंदोलन उन्होंने इस घटना के बाद स्थगित कर दिया था। तो चोरी चोरा कांड के बारे में भी एग्जाम में आ सकता है, आप जरूर नोट करिएगा। अब जो क्वेश्चन शुरू हो रहे हैं आपके, ये अभ्यास कार्य के शुरू हो रहे हैं, टेस्ट के क्वेश्चन आप हल कर चुके हैं। असहयोग आंदोलन का महत्व समझाइए, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। असहयोग आंदोलन महात्मा गांधी के नेतृत्व में भारत का पहला जन आंदोलन था। इसका महत्व निम्नलिखित बिंदुओं के माध्यम से समझा जा सकता है। आपको बिंदु बता रखे हैं। असहयोग आंदोलन ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को अंग्रेजी शासन से मुक्ति के राष्ट्रीय संघर्ष में जन साधारण का संगठनकर्ता नेतृत्वकर्ता बना दिया, है ना।
दूसरा बिंदु है, यह आंदोलन मात्र शिक्षित वर्ग तक सीमित नहीं रहा, बल्कि यह आंदोलन आम जनता का आंदोलन बन गया था। इसमें लगभग सभी व्यक्ति जुड़ गए थे। इस आंदोलन के माध्यम से कांग्रेस ने पहली बार प्रार्थना पत्रों के स्थान पर कठोर कदम उठाया और ब्रिटिश सरकार से सीधी टक्कर ली थी। जो पहले निवेदन किया जाता था, अब वह निवेदन नहीं किया गया इस आंदोलन के तहत। इस आंदोलन ने ही जनसाधारण को निडरता, आत्मनिर्भरता और स्वदेशी का पाठ पढ़ाकर राष्ट्रीय आंदोलन को मजबूती प्रदान की, है ना। इस आंदोलन में निडरता आई, आत्मनिर्भरता आई और स्वदेशी वस्तुओं के प्रचार के लिए भी यह आंदोलन याद किया जाता है। इस आंदोलन के गांव गांव तक पहुंचने के कारण संपूर्ण देश में राजनीतिक चेतना, राष्ट्रवाद का विकास हुआ। तो यह जो भी बिंदु बताए रखे हैं बहुत महत्वपूर्ण है, आप इसको जरूर राइट डाउन करिएगा। एक और महत्वपूर्ण क्वेश्चन तैयार हुआ है आपका। अब हम आ गए हमारे टेस्ट एवं अभ्यास कार्य के अंतिम क्वेश्चन पर। गांधी इरविन समझौता के बारे में आप क्या जानते हैं, संक्षेप में समझाइए। 5 मार्च 1931 ईस्वी को महात्मा गांधी और वायसराय एवलिन के मध्य एक समझौता हुआ था। यह समझौता इतिहास में गांधी इरविन समझौता के नाम से जाना जाता है। ठीक है। इस समझौते की जो शर्तें थी, महात्मा गांधी सविनय अवज्ञा आंदोलन को स्थगित करने के लिए सहमत हो गए, है ना। महात्मा गांधी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन को स्थगित करने का निर्णय लिया। गांधी इरविन समझौते के पश्चात महात्मा गांधी द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए भी सहमत हो गए, है ना। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में उन्होंने हिस्सा लिया था, जो असफल रहा था। सभी राजनीतिक बंदी जिनके विरुद्ध हत्या, हिंसा के आरोप नहीं थे, उनको मुक्त कर दिया जाएगा। विदेशी वस्त्रों, शराब की दुकानों पर शांतिपूर्ण धरना जारी रहेगा। तो ये कुछ महत्वपूर्ण बिंदु दोनों के बीच में चर्चा हुई थी और इस पर सहमति बनी थी। यह गांधी इरविन समझौता है, जो अलग से आपका क्वेश्चन आ सकता है। अब हम हमारे टेस्ट को सबमिट करेंगे। व्यू स्कोर आपको दिखाई दे रहा है। अब हम व्यू स्कोर पर 25 आउट ऑफ 25 अंक अर्जित कर चुके हैं, जो अभी हमने टेस्ट में अभ्यास कार्य किया। निश्चित ही हमारे सभी आंसर सही हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उपलब्ध लिंक पर जाकर आप यह टेस्ट दे सकते हैं, स्वयं पार्टिसिपेट हो सकते हैं। और इसके जो फीडबैक हैं, यह फीडबैक आप जब लिंक पर जाएंगे, तो जब आप सबमिट कर देंगे उसके बाद आपको इस प्रकार का फीडबैक मिलेगा। तो यहाँ पर आप अपने आंसर अपनी कॉपी में ज़रूर राइट डाउन करिएगा। बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन यहाँ पर ऐड किए गए हैं। लगभग पूरे चैप्टर का सार यहाँ पर बतलाया गया है, तो आप इसको ज़रूर नोट करिएगा। और आपके कोई सुझाव हो तो कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताइएगा और लाइक और शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।